सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और हमारे सभी साथियों को और हमारी प्यारी दुलारी सोनाली को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार, प्यार, आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार। जी जी। इतना तैयार हो के क्यों आई हो? आज दूरदर्शन दिवस है इसलिए। भले हम बोल रहे हैं, हाँ। पर दूरदर्शन है तो फिर उसका दिखने का भी महत्व है ना बुआ जी। बिल्कुल सही बात है कि श्रव्य दृश्य माध्यम है ये। और आज इसका भी दिवस है। दिवस तो आज बड़े ढेर सारे हैं, बहुत सारे दिवस हैं। तो पहले बता दे। बिल्कुल कि आज का हमारा विषय है मोबाइल फोन, कितना नजदीक कितना दूर। ये बात भी है कि कितना नजदीक कितना दूर, और आप भी बता सकते हैं कि आपके कितना नजदीक है और कितने दूर है। सही बात है। और व्यंजन विधि भी आज बताएंगे। व्यंजन कौन कौन से आप भी कुछ बता सकते हैं। वैसे तो हमें जितना पता है वो हमने कुछ सोचा है कि आपको बताएंगे। तैयार रहिए, आप लिख भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं कि कैसे बनाना है उनको जी। और सखी विशेष में हम बात करेंगे कल्याणी कुट्टी अम्मा, मोहिनी अट्टम नृत्यांगना कल्याणी कुट्टी अम्मा के बारे में हम जानकारी देंगे जी। और आज जैसे दिवस की बात आपने की है, तो आज दूरदर्शन दिवस है, साथ ही आज राष्ट्रीय अभियंता दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी है आज। तो भाई ये जो तीनों दिवस हैं इसकी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। तो क्योंकि दिवस ऐसा है, बड़ा खास है दोनों। दूरदर्शन दिवस, भाई दूरदर्शन जब आया अस्तित्व में हमारे देश में जी, तो जादू जैसा लगता था ना। सचमुच जादू ही ऐसे लगता था जैसे हम सपनों की नगरी में आ गए। ऐसा हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना हमारा मनोरंजन होगा। उस वक्त तो ऐसा आलम था बुआ जी कि हम टीवी के सामने बिल्कुल चिपके ही रहते थे। बिल्कुल सही बात है। और चाहे वो खेती किसानी का कार्यक्रम आ रहा हो, चाहे मतलब अर्थव्यवस्था वाली बात हो जिससे हमसे दूर दूर तक नाता नहीं था उस समय बचपन में, फिर भी हम बैठे ही रहते थे। चाहे वो बाद में आंखें नीली हरी लाल सब होने लगती थी। तो जब उसका लोगो आता था वहां से लेकर और हम अंत तक बैठे ही रहते थे। और इसकी शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई और प्रसारण शुरू हुआ। शुरुआती दौर में दूरदर्शन का प्रसारण सप्ताह में 3 दिन सिर्फ आधा घंटा होता था। तब नाम टेलीविजन इंडिया था। और वर्ष 1975 से इसका नाम दूरदर्शन किया गया। आगे चलकर दूरदर्शन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इतने ज्यादा लोकप्रिय हुए कि पूरे देश में उस वक्त जो है सड़क पर सन्नाटा छा जाता था ना। कुछ कार्यक्रम ऐसे आते थे कि जब उनका प्रसारण होता था, जब टेलीकास्ट होते थे और उसको देखने के लिए लोग ऐसे बैठ जाते थे घर में कि सन्नाटा क्या लगता था, कर्फ्यू लग गया है ना। हाँ कि नहीं। तो हमारे साथियों ने भी दूरदर्शन दिवस की ढेर सारी बधाई लिखकर भेजी है। और इंजीनियरिंग की जहां तक बात करें यानी तकनीकी दिवस जो है ये भी है आज। राष्ट्रीय अभियंता दिवस है। आज ही के दिन 15 सितंबर को हम अभियंता दिवस के रूप में मनाते हैं भाई, है ना। और ये 1860 को हमारे देश के महान अभियंता भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, है ना, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है। तो ये बड़े महान अभियंता थे। उनके दिवस में ये दिवस मनाया जाता है जी। और हमारे जीवन की कोई भी ऐसी चीज नहीं है ना जो इंजीनियरिंग से जुड़ी ना हो जी जी। फिर हम गृहिणियां भी बहुत ज्यादा जो किचन में भी हम इंजीनियरिंग का काम करते हैं। छोटे मोटे काम के लिए हमें जो है इंजीनियर का जैसा दिमाग इस्तेमाल करना ही पड़ता है। अच्छा, ऐसा क्या बात है, तुमने खुद को भी समझ लिया कि हम भी इंजीनियर हैं। जी जी, छोटे मोटे काम सीख के करना। वैसे विश्वेश्वरैया भारत के महान अभियंताओं में से एक थे। उनके द्वारा शुरू की गई बहुत सारी परियोजनाओं के कारण हम आज भी गर्वान्वित महसूस करते हैं। और हमारे सभी श्रोताओं को हम इंजीनियर दिवस की, अभियंता दिवस की भी शुभकामनाएं देते हैं। जी हाँ, वैसे तो जो हमारे भाई बंधु हैं अभियंता, उनके लिए ये विशेष दिवस है। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी उससे जुड़े हुए हैं, हमारा नाता है उससे। हम दिन ब दिन की दुनिया में भी, जिंदगी में भी कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जो उपकरण हैं उनका प्रयोग करते हैं और कहीं ना कहीं अपने स्तर पर बन भी जाते हैं अभियंता, है ना। जी जी। हालांकि उस स्तर के तो नहीं, कुशल तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। और ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन उससे पहले गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। सुनते हैं।
मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं, खुशियां जहां भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं, तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। तो भाई देखो ऐसा है कि बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं। सभी ने लगभग बधाई दी है दूरदर्शन दिवस की, है ना, और इंजीनियरिंग दिवस की शुभकामनाएं इन सभी स्मार्ट दिमागों के लिए, उन सभी स्मार्ट दिमागों के लिए जो बेहतर जीवन के लिए नए अवसरों की खोज कर रहे हैं। इंजीनियरिंग सिर्फ चीज़ें नहीं बनाते, वे भविष्य का निर्माण करते हैं। प्रगति के वास्तुकारों को इंजीनियर्स दिवस की शुभकामनाएं, उनके दिमागों को जश्न मनाना जो सपनों को हकीकत में बदलते हैं। क्या बात बहुत सुंदर। और एक हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि दूरदर्शन जब आया, हम सभी लोग जिनके घर टीवी होते थे वहां जाते थे, यानी जिनके घर में टीवी होते थे, और उस समय सभी 20 लोग बैठकर टीवी देखते थे। मोहल्ले में कोई मना नहीं करता था, मोहल्ले के कुछ लोगों के घरों में टीवी होता था। ये बात 1981 की है। बिल्कुल सही बात है, और वो जमाना ही कुछ ऐसा था, सभी ऐसे ही देखते थे। और इन्होंने ये भी लिखा कि मेरी शादी में और सामान के साथ टेलीविजन भी दिया गया था। ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था,
कुछ ही देर का प्रसारण होता था। मेरे मोहल्ले में ये पहला टेलीविजन था। शाम को जब कोई फिल्म आती थी तो मोहल्ले के बहुत से लोग आते थे, नीचे दरी बिछाकर बैठ जाते थे और जाते जाते उठाकर जगह पर रख कर जाते थे। टेलीविजन ड्राइंग रूम में रखा था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसे ही रखा जाता था। और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम भी आते थे। हमारे सब साथियों ने लगभग वही सब जानकारी दी है और यही अपनी बातें भी इन्होंने साझा की हैं। किस तरह से मिलकर हम लोग देखते थे, है ना, उसका मजा ही कुछ और था। कुछ मजा ही और था। आज इतने ढेरों सारे चैनल्स हैं, इतने सारे हमारे सामने ऑप्शंस है, पर उस वक्त जो बात थी वो बात अभी नहीं है ना। बिल्कुल सही बात है। और अब तो कहना चाहिए कि छोटा छोटा टेलीविजन हमारे हाथ में ही आ गया है, उससे भी ज्यादा काम का। जी 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 है ना, क्योंकि जिसको हम कहते हैं मोबाइल। जी हाँ, फोन। बिल्कुल सही बात है। वैसे आज लोकतंत्र दिवस भी है बुआ जी। हाँ, तो भाई देखो, ये हमारे साथी यही तो कहते हैं कि मोबाइल हम इसलिए देखेंगे क्योंकि हम आज़ाद हैं और लोकतंत्र के ज़माने में हम सभी अपनी अपने तरह से जीने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। जी जी। लेकिन लोकतंत्र का मतलब कुछ और होता है, उसके साथ जिम्मेदारियां होती हैं। प्रतिवर्ष हम 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य पूरे विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। लोकतंत्र मूलभूत मूल्यों पर टिका है, जिनमें स्वतंत्रता, मानवाधिकारों का सम्मान और चुनाव का नियमित संचालन इत्यादि शामिल है। और इस दिन की भी हम सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि इसमें लोकतंत्र हमारे सभी साथी जानते हैं कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है। हमारी सहभागिता होती है और वहीं हमारी जिम्मेदारी भी होती है कि अगर हम लोकतंत्र, हमारा देश है जैसा कि हमारा है, सबसे बड़ा गणतंत्र हमारा राष्ट्र है, तो हमारी जो सरकार चलती है वो लोकतंत्र के हिसाब से चलती है। तो उस हिसाब से हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम वोट जरूर देने जाएं और समझदारी से दें, और उसके साथ साथ और भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनको बखूबी निभाएं। वोट तो हमें हक भी मिला है, ये हमारा हक है, हम सोचते हैं बड़ी ड्यूटी जैसी लगती है, जबकि ये अधिकार है, इसका प्रयोग जरूर करें। बिल्कुल जरूर उपयोग करना चाहिए। बहुत लोगों की सोच होती है कि चलो छुट्टी मिल गई है तो घूमने चले जाते, पर ये बिल्कुल गलत है। आपको ये मताधिकार मिला है तो उसका आपको पूरा पूरा उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल जरूर देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। वैसे अधिकार की जब बात आती है तो वो सोचते हैं हमारा अधिकार है, मन है तो ले, नहीं तो नहीं ले, और ना करें तो बड़ा मतलब एहसान कर रहे हैं कि अपना अधिकार देखो हमने छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, ये बहुत गलत है। ये कर्तव्य भी है आपका, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। एक एक करके ही पूरा देश बनता है। तो जिम्मेदारी की जब बात आती है तो जब हमारे कार्यक्रम में अंतराल का समय आता है तो हम भी ले लेते हैं अंतराल। तो भाई दूरदर्शन के माध्यम से जैसा हम बात कर रहे थे कि हम देखते हैं, तो अभी तक जब तक रेडियो में बात होती थी तो गीत संगीत में हम सिर्फ गीत संगीत वाद्य यंत्र ये सब सुनते थे और उसका मजा लेते थे। हाँ, लेकिन अगर हमने पिक्चर देखी थी और देखी हुई होती है तो वो गाना जब हम देखते हैं तो सारे चित्र जो हैं सामने आ जाते हैं। बिल्कुल, है ना। लेकिन जब नृत्य की बात आती है कहीं मंच पर या किसी बड़े कलाकार की, तो बड़ी जाहिर है कि उसमें दूरदर्शन की जो भूमिका है बहुत बड़ी होती है। वो किस तरह से पग संचालन है, भाव भंगिमाएं हैं, बहुत अच्छी तरीके से दिखाते हैं। और ये दूरदर्शन मतलब दृश्य माध्यम जो भी होता है उसमें हम इन सब चीजों का मजा ले लेते हैं। बहुत आनंद आता है जब सामने से प्रस्तुति हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल। इसीलिए तो जो हमारे खास तौर से जो क्लासिकल नृत्य हैं उनकी बात हम बराबर करते हैं और करना भी चाहते हैं। सखी विशेष में हम ऐसे ही कलाकारों को लेकर आते हैं, उनकी जानकारी लेकर आते हैं। उसी कड़ी में आज हम लेकर हाजिर हैं कल्याणी कुट्टी अम्मा को। जी,
कल्याणी कुट्टी अम्मा का जन्म 1915 को केरल राज्य के मल्लपुरम जिले के थिरुनवया गांव में हुआ था। बचपन से वह खेलों में हिस्सा लेती थी और योग और कलारी पयट्टू से भी वे जुड़ी हुई थी। और कल्याणी कुट्टी अम्मा जो है वो मोहिनी अट्टम नृत्य सीखना चाहती थी, पर उस जमाने में नृत्य करना अच्छा नहीं समझा जाता था। पर उनके परिवार के विरोध के बावजूद भी मोहिनी अट्टम नृत्य वो सीखती रही और आगे चलकर उसमें पारंगत हो गई। और कला मंडलम में प्रशिक्षण के दौरान उनकी मुलाकात प्रसिद्ध कथकली कलाकार और शिक्षक कृष्णन नायर से हुई। 1940 में वे दोनों विवाहबद्ध हुए। वर्ष 1952 में उन दोनों ने मिलकर नृत्य विद्यालय की स्थापना की, जहां पर कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, संगीत और मृदंगम की शिक्षा दी जाती थी। जी हाँ, तो इस तरह से प्रचार प्रसार भी किया और नृत्य के प्रचार प्रसार के लिए, इस कला को आगे बढ़ाने के लिए लगभग उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित ही कर दिया। पूरे देश में ही नहीं, विदेश में भी मोहिनी अट्टम नृत्य के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार तो किया ही, उसको लेकर गई और वहां जाकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया। जी, 1974 में उन्हें केरल संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे चलकर उन्हें प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया। और मदर ऑफ मोहिनी अट्टम ये फिल्म बनी है। तो वर्ष 2019 में उन्हीं की पोती स्मिता राजन ने कल्याणी कुट्टी अम्मा जी के जीवन पर, उनके कार्यों पर यह फिल्म बनाई, मदर ऑफ मोहिनी अट्टम, इसका निर्माण किया। यानी उन्हीं की पोती ने इस फिल्म का निर्माण किया। और वर्ष 1999 को कल्याणी कुट्टी अम्मा ने अंतिम सांस ली। हम उन्हें नमन कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लचकत चमकत चलत कामिनी, जही गुण दमकत चपल दामिनी। ओ बावरी, ओ सांवरी, अरे ओ चंचल पल छिन, रुक जा रुक जा रुक जा। पायल वाली देखना, पायल वाली देखना, यहीं पे कहीं दिल है पग तले आए ना। पायल वाली देखना। जैसे दामिनिया बदरा में उड़े, कुछ दूर चले फिर जाके मुड़े। उठा रे नयन कजरा रे, पर इतना समझ ले किसी की लगे हाय ना। पायल वाली देखना। कित झूम चली मदिरा सी पिए, मतवारी पवन अचरा में लिए। कित झूम चली मदिरा सी पिए, मतवारी पवन अचरा में लिए। जमाना है यूं ही मस्ताना, देखो जी कहीं रुत बिना काली घटा छाए ना। पायल वाली देखना, यहीं पे कहीं दिल है पग तले आए ना। पायल वाली देखना। कहीं ऐसा न हो कोई बात बने, अंगड़ाई मेरी तेरा नाच बने। कहीं ऐसा न हो कोई बात बने, अंगड़ाई मेरी तेरा नाच बने।
ना चोरी न बन के चकोरी, घूंगर कहीं धड़कन मेरी बन जाए ना, पायल वाली देखना, यहीं पे कहीं दिल है पग तले आए ना, पायल वाली देखना। बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह। आनंद आ जाता है। शास्त्रीय संगीत हो, नृत्य हो, वो एक अलग ही ऊर्जा से भर देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अलग दुनिया में हम पहुंच जाते हैं। भाई क्लासिकल तो क्लासिकल ही होता है, क्लास होता है। हालांकि लोकगीत की अपनी खूबी होती है, लोक नृत्य भी अपने ऐसे ही लुभावने होते हैं, लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और इसके प्रचार प्रसार के लिए हमारे देश में हमारे साथियों ने बहुत काम किया, हमारी बहनों ने बहुत काम किया, और वैसे हम समृद्ध भी बहुत हैं इस मामले में, है ना? सचमुच। तुम क्या मोबाइल में घुसी हुई हो? हम मोबाइल में इसलिए घुसे हैं क्योंकि बुआ जी, मोबाइल जो है, मोबाइल विषय पर जो मैसेजेस हमारे श्रोता ने इसे बाढ़ की तरह बह रहे हैं, इतने कहाँ ज्यादा भेजा है? मैसेज, कहाँ भेजा है? बहुत सारे मैसेजेस भेजे हैं। कहाँ पर भेजा है? हाँ, फेसबुक पर भेजे हैं। सोनाली बिटिया जो है वो बच के निकल गई, क्योंकि अभी ये कहती कि मोबाइल पे भेजे हैं। थोड़ी देर पहले यही कह रही थी श्रोताओं, तो इन्होंने कहा मोबाइल पे भेजे हैं, तो हम यही पूछना था कि मोबाइल पर भेजा है तो फेसबुक पर कहाँ? तुम देख तो मोबाइल पे ही रहे ना, पर बुआ जी देख तो मोबाइल पर ही रहे ना। पर हमने ये भी, हमारा टॉपिक है कितनी दूरी कितनी नजदीकी। हमने ये नहीं कहा है कि पूरी पूरी दूरी बनाए रखना है। अच्छा, हमने कहा है कि कब जरूरत है तब उसकी नजदीकी भी जरूरी है, कब दूरी की भी जरूरत है। हाँ, लेकिन कुछ लोग तावीज बना के एकदम गले में लटका लेते हैं तो भाई इतना भी नहीं ठीक है। लेकिन जब हम किसी चीज की जरूरत महसूस होती है तब आविष्कार तो होते ही हैं। कुछ ऐसा ही हुआ, दूरदर्शन के मामले में हो चाहे मोबाइल के मामले में हो। हमारे साथियों ने, अच्छा ठीक है देख रही हो तो बताओ फिर क्या क्या लिखकर भेजा है? जी, हमारे एक साथी लिखते हैं, मोबाइल फोन हमारा सबसे निकटतम शत्रु है, ओह, जो हमारे शरीर के अंदर वार करता है। रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी के कारण हमारे शरीर को नुकसान होता है। हमारे खून में लोहा होता है जो मोबाइल की चुंबकीय तरंगों के कारण प्रभावित होता है, जिससे हमारे रक्तचाप में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। बिल्कुल कान से चिपका होने से इसकी तेज आवाज के कारण हमारी सुनने की क्षमता अब कम आयु में ही ऊंचा सुनने की आदत में बदल गई है। इसके अलावा देखा गया है कि पारंपरिक फोन की अपेक्षा मोबाइल पर हम तेज आवाज में बात करने लगे हैं। बिल्कुल ये बात सही है, और यही तो हम कह रहे हैं कि भाई आपको इस पर नजर रखनी होगी, आपको देखना होगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम तेज आवाज में बात करने लगे हैं तो अच्छी बात है, यानी कि आप सजग हैं। तो आप उस मामले में संयम बरतें, आदत डालें कि धीमे से हम बात करें, है ना? तो ये तो हमारी व्यक्तिगत आदत है और इसमें सुधार करना धीरे धीरे बहुत ज़रूरी है। ये बात एकदम सही है कि हमें पता नहीं चलता, ऐसे ही जैसे कि टेलीविज़न चलता रहता है तो हम चल रहा है तो जाहिर है कि एक दूसरे से बात करेंगे, वार्तालाप जब भी करेंगे तो बहुत तेज़ बोलेंगे, क्योंकि एक आवाज़ अपने आप में चल रही है घर में, है ना? ऐसे ही फ़ोन पर जब हम बात करते हैं तो हमें लगता है, मतलब एक मानसिक रूप से हमें ऐसा लगता है कि व्यक्ति सामने नहीं है, बहुत दूर है, तो हमें ज्यादा तेज बोलना है, या फिर हम ऐसे एकदम से उत्तेजित हो जाते हैं, उत्साह में आ जाते हैं। उसके कारण भी बिल्कुल कि हम जोर जोर से बोलने लगते हैं, पर हमें ध्यान नहीं रहता है कि बगल में कोई पढ़ाई कर रहा है या फिर कोई बीमार है घर में। अच्छा, अगर कोई पढ़ाई कर रहा हो तभी धीमे बोले, और वैसे बोले तो नहीं, वैसे भी बोले पर खास ध्यान रखें। हाँ, घर में अकेले हैं तो ठीक है भाई, कोई रोक नहीं भाई, तब भी न चिल्लाएं। तुम तो कमाल है, चिल्लाएंगे तो आदत बिगड़ जाएगी ना फिर। देखो हमारे एक साथी ये लिख रहे हैं कि मोबाइल से मेरी व्यक्तिगत नज़दीकी और दूरी की कहानी कुछ इस तरह है। पहले मेरा पेड फोन रखता था, कीपैड फोन रखता था, जिसका उद्देश्य सिर्फ बात करना होता था। और लेकिन VBS पर एड्स आती थी कि VBS अब फेसबुक पर उपलब्ध है। तब मैंने एंड्रॉयड फ़ोन मोबाइल लिया और VBS के कारण ही फेसबुक ज्वाइन किया। इसलिए कहा जाए कि मोबाइल से मेरा व्यक्तिगत नज़दीकी बढ़ी तो सिर्फ विविध भारती के कारण, नहीं तो मोबाइल मेरे हाथ में तब तक होता था जब तक उससे बात हो रही हो, बाकी समय जेब में या दुकान की दराज में। क्या बात है, अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है कि इन्होंने मोबाइल फोन का जितना इस्तेमाल करना चाहिए उतना ही किया है। कि जब ये कार्यक्रम के वक्त सुनते हैं तब मैसेज लिखना है, सुनना है, दूसरों के मैसेज पढ़ना है, उसी वक्त इस्तेमाल करते हैं। ये भी बहुत जरूरी है ना कि उस बहाने हम दोस्तों से मिलते जुलते हैं।
बिल्कुल सही बात है, मनोरंजन होता है। अच्छा, एक बात और है, जैसे इन्होंने कहा विविध भारती सुनते हैं तो जाहिर है कि आपका फोन कान में नहीं लगा रहता है, ये आपके सामने रहता है, या तो आप उसको ईयरफोन के माध्यम से सुनते होंगे। लेकिन वो जो हम बातें करते हैं जब कान में लगाकर, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। या हम इसमें कुछ देखते हैं। अब जाहिर है कि जब विविध भारती आप सुनते हैं तो इसको देखने की आपको जरूरत नहीं है, आप उसको शुरू करके और चला कर रख दीजिए बगल में, और आप गीत संगीत सुनते रहिए। तो गीत संगीत सुनते रहिए, तो सुना देते हैं गीत, सुना देते। अच्छा, एक बात ये बताओ, हमारे साथियों ने लिखा है कि सखी सहेली सुनते समय दूर रखकर मोबाइल को सिर्फ सुनते ही रहेंगे तो कमेंट्स कैसे करेंगे बुआ जी? तो इस वक्त हमने कहा है ना कि नजदीक कर लीजिए। हाँ, हमने कहा अरे कमेंट्स ऐसे इतना एक हाथ की दूरी पर रख के ही तो कर रहे हैं हम लोग ना, कान से चिपका के थोड़ी है। हाँ, कान से या सीने पे चिपका के नहीं है, अब तो थोड़ा सा हार्ट से दूर रखना ज्यादा जरूरी है। जी जी। तो हम अंतराल भी ले लेते हैं, शायद थोड़ा आराम मिल जाएगा।
अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं मोबाइल हाथ में लेकर। जी हाँ, लेकिन नजरों से काफी दूर है जी, तो थोड़ी सी एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि अभी जो गीत हमने सुनवाया जा रे जा ओ हर जाए, तो फोन पर भी लागू होता है, ऐसा हमारे साथी ने लिखा है। अच्छा। कि ये फोन के लिए विविध भारती ने गीत चलाया है, तो आप लोग बिल्कुल समझ जाते हैं कि हम लोगों ने क्यों चलाया है। बहुत समझदार है हमारे श्रोता। भाई ऐसा है कि इसके संग रहना भी ज़रूरी है, इसको संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब भी ज़रूरी है। और हमारे साथी बहुत सारी काम की बातें भी लिखकर भेजते हैं, तो उसे भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने लिखा है आज के समय में स्मार्टफोन के बिना ज़िंदगी की कल्पना कर पाना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी स्मार्टफोन से चिपके रहते हैं। जहाँ एक और स्मार्टफोन ने लोगों की मुश्किलों को काफ़ी कम कर दिया, वहीं इसकी वजह से सेहत को काफ़ी नुकसान पहुँचता है, जिससे हमें कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे लगातार मोबाइल के प्रयोग से आंखों पर दबाव पड़ने से गंभीर सिर दर्द, आंखों में दर्द और हमारी आंखें ड्राई भी हो सकती हैं। ऐसे में फ़ोन का उपयोग करते समय ब्रेक लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। कुछ समय उसे अपने से दूर भी रखें। देखो सारी बात इन्होंने खुद ही कह दिया ना, कि चिपके रहते हैं, तो चिपके रहना तो किसी से भी ठीक नहीं है ना। बिल्कुल किसी से ठीक नहीं है। और हमारे एक साथी ये भी लिखते हैं कि मोबाइल फोन नजदीक नहीं होगा तो सखी सहेली में कैसे शामिल होंगे, इसलिए दूर होने का नहीं सोच सकते। इस पर हम निर्भर भी हैं। बात वही है, जितनी जरूरत हो उतना नजदीक रहे और जरूरत ना होने पर दूर रहे। ये इन्होंने बहुत ये तो बिल्कुल पते की बात कही। ये तो अपने संबंधों में भी है भाई, अपने कितने भी आप प्यारे हों, जब जितना उतना ही दूरी रखिए और उतना ही नजदीक जाइए जितने में निभ सके जी। और जितना आपकी सेहत और सामने वाले की सेहत बिगड़े नहीं। जी जी। और हमारे साथी ने क्या लिखकर भेजा है? हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि विषय प्रसंग मोबाइल फोन कितने पास कितने दूर, अब यह इतना पास हो गया ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आपकी एक उंगलियों के इशारे पर है। दूर प्रदेश में अपनों से बात, कुछ भी सामान मंगवाना हो, इससे दूर जाना लाख कोशिश कर लीजिए, दूरी बनाना मुश्किल है। कोई भी चीज की अति बुरी होती है और हमें इस अति से बचना होगा। बड़े बच्चे सभी एक टाइम फिक्स कर ले, हमें इतना ही देर इसके साथ रहना। जो काम कर रहे हैं, जो पढ़ाई करे, उनकी तो मजबूरी है, पर हम बिना मतलब के हाथ में मोबाइल लेकर उंगलियों से उसे स्क्रॉल करते रहते हैं और दुनिया को ये दिखाते हैं कि हम बेहद बिजी हैं। सबसे नुकसानदेह आंखों के लिए है और छोटे बच्चों के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। हाँ ये बात तो है। छोटे बच्चों की बात चली है तो मम्मी अभी कुछ अपना काम हल्का करने के लिए काम करना है, बच्चा रो रहा है तो हाथ में मोबाइल थमा देती है। यही तो हम कह रहे हैं भाई, ये तो वर्ड फेमस है कि कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं उसके लिए। और जो बात है कि इसको देखने की, हम सब जानते हैं कि इसको कितना इस्तेमाल करना है, कितना नहीं करना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। जिस समय काम की चीज भी हम कर रहे होते हैं तो उसके बाद जो उसमें बहुत आकर्षक चीजें आती हैं, सच बात है कि उसमें जो भी आती हैं बहुत काम की रहती हैं चीजें। कुछ तो केवल मनोरंजन करती हैं, कुछ काम की होती हैं, जैसे कि कुछ हैक्स होते हैं जो सिखाते हैं हमें कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए कैसे समझदारी से आप उसको ठीक कर सकते हैं, है ना। सब्जियों आदि के बारे में, रसोई घर के बारे में, कपड़ों के बारे में, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वहीं जानकारी परक चीज़ें होती हैं, वहीं ऐसा होता है कि केवल मनोरंजक होती हैं। अब हम देखते देखते भूल जाते हैं कि कितना समय गुजर गया, तो थोड़ा सा हमें सजग रहना पड़ेगा। और एक बात है ना बुआ जी कि हम किसी शादी ब्याह में गए हैं, किसी उत्सव में गए हैं, उस वक्त भी हम मोबाइल हाथ में लेके बैठते कि उस वक्त हम गए किस लिए हैं, कि कोई शादी इतना खर्चा करके इतना सुंदर आयोजन किया है, तो वो देखे, वहां पर लोगों से मिले, बातचीत करे। ये भी जरूरी है कि देखते इतना ये पिक्चर इतना क्लियर है ना कि शादी ब्याह, इधर शादी चल रही है, सबके हाथ में मोबाइल फोन है, नीचे झुक के वो मोबाइल में लगी। ये बहुत गलत बात है ना। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। और इसके संग संग एक बात और है कि मतलब फोटो तो खींचने लगते हैं लोग खुद, चलो वो तक ठीक है, खींचने के बाद तुरंत उसको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर वहीं से पोस्ट करने लगते हैं। तो सही तुमने कहा कि जो इतना मनोरंजन वहां पर हो रहा है, उन्होंने इतना सजावट करवाया है, इतने पैसे खर्च किए हैं, आपके मित्र आए हैं, लोग आए हैं, उन्होंने खुद भी कितने अपने ऊपर भी खर्च किया, महंगे महंगे कपड़े पहन के, उनको देखिए, उन्हें उनकी तारीफ कीजिए, है ना, मजे लीजिए। और कहीं नुक्ताचीनी का मौका मिले तो वो भी निकाल लीजिए, मतलब कमी लगती तो वो भी देख लीजिए। लेकिन इस तरह से वहीं पर सोशल मीडिया वाला हम सारा काम करने लगते हैं, लगता है तुरंत बता दे पूरे विश्व भर को कि हम कहाँ पर बैठे हैं। तो वो जो है कहीं ना कहीं वहाँ हमारा जो है बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही जब घूमने जाते हैं,
घूमने जाते हैं तो उस वक्त आंखों से वो जो है वो नजारे देखना चाहिए, हाँ। उसे महसूस करना छोड़ के हम मोबाइल में लगे रहते हैं। बिल्कुल सही बात तो ये है। भी बहुत गलत बात है। हाँ, फोटो खींचिए, जरूरी है कि वो थोड़ी थोड़ी कि वो हमें हमेशा के लिए यादगार हो जाए, वो तस्वीरें, वो वीडियोस जो है हमने देखे थे, पर इतना भी नहीं कि वो हम पर हावी हो जाए और हम भूल ही जाए कि हम कहाँ बैठे हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि घूमने के लिए जब हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं तनाव मुक्त होना चाहते हैं, प्राकृतिक जगहों पे जाते हैं, कभी कभी संग्रहालय में भी जाते हैं, लेकिन अक्सर होता है कि हम जहाँ ठहरते हैं हम सोचते हैं कि कुछ हरियाली हो, वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा हो, तो फिर कैसे आप मजा लेंगे उसका। और जो आप चाहते हैं कि आपकी सेहत पे कुछ अच्छा उसका असर पड़े वातावरण का, तो उसका पूरा मजा आपको लेना चाहिए, आप तनाव मुक्त रहें। और ऐसे ही ज़रूरी तो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर दूर रखें, लेकिन ज़रूरत वाली चीज़ है वो हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कोई बहनें हमारी अकेले जा रही हैं तब मोबाइल ज़रूर अपने साथ रखें और ऑन भी रखें, उसे फ्लाइट मोड पर न करें, है ना, सुरक्षा की दृष्टि से। हाँ, उसको बिल्कुल चिपका के रखिए, तब तो चिपका लीजिए उसको, और बिल्कुल, है ना। भी जो इमरजेंसी नंबर सेव करके रख ले कि अगर आपको जरूरत पड़े तो तुरंत आपको ढूंढना ना पड़े, तुरंत आप डायल कर सकते हैं और अपनी सुरक्षा खुद करें। या हमारे भाई बंधु भी जो हैं उनकी सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही असुरक्षित होती हैं, हमारे पुरुष भाई भी कभी कभी ऐसी असुरक्षा की स्थिति में आ जाते हैं, तो मोबाइल ऑन रखें। ऐसे ही कहीं आप किसी के घर जा रहे हैं तो रास्ता आपको देखना है तो आप बराबर मैप पर उसको देखते रहिए ताकि आप भटके ना। तो कुछ चीज़ें जहाँ ज़रूरी हैं वहाँ पर बिल्कुल उसको ऑन रखें। तो इन सब चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे तो पूरा मज़ा लेंगे मोबाइल का, है ना। और अब गाना सुनते हैं। अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, मेरी सांसों में तेरी सांस घुल जाए। आरज़ू तो हमारी भी है ये, मगर डर है मौसम कहीं ना बदल जाए। अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, मेरी सांसों में तेरी सांस घुल जाए। देखा तुझे चढ़ा ये कैसा नशा, चलिए कैसी हवा, भूले हम घर का पता हो। देखा तुझे चढ़ा ये कैसा नशा, चलिए कैसी हवा, भूले हम घर का पता। अब तो नहीं हमसे होना जुदा, अपनी बाहों का घूंघट उड़ा दे मुझे, प्यार की ये नाडोली निकल जाए। आरज़ू तो हमारी भी है ये, मगर डर है मौसम कहीं ना बदल जाए। ये तो बता कहाँ रखूं ये कमल, जिंदगानी है मेरी रेत का एक महल हो। ये तो बता कहाँ रखूं ये कमल, जिंदगानी है मेरी रेत का एक महल। याद जैसे हो कोई आधी गजल, अपनी रातों का दीपक बना ले मुझे, ये सुलगती हुई शाम जल जाए। अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, मेरी सांसों में तेरी सांस घुल जाए। पास तो आ, ये दिन मर जाने का है। ओ ये दिन कुछ खोने का है, ये दिन कुछ पाने का है। हो पास तो आ, ये दिन मर जाने का है। ये दिन कुछ खोने का है, ये
मनाने का है। अपने दामन की खुशबू बना ले मुझे, दिल के सूने में कोई फूल खिल जाए। आरज़ू तो हमारी भी है ये, मगर डर है मौसम कहीं ना बदल जाए। अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, मेरी सांसों में तेरी सांस घुल जाए। तो भाई देखो, ऐसा है कि हम मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे थे और जहाँ तक शादी ब्याह की बात कर रहे थे कि तुरंत हम शेयर करने लगते हैं, तो चलिए आपको वैसे तो कोशिश ये करें कि उसका मज़ा लें, 2-4 अपनी यादों के लिए अपने मोबाइल में उसको कैद कर लें, रख लें, सहेज लें। सोशल मीडिया पर हमारे एक साथी ने बहुत अच्छी बात लिख कर भेजा है कि मेजबान से पूछ लें। कभी कभी हो सकता है कि मेजबान ना चाहते हो कि आप तुरंत उसे सोशल मीडिया पर डालें। अगर डालें भी तो आप अपनी फोटो डालें, ऐसा नहीं कि पूरे नज़ारे की डाल दें या दुल्हा दुल्हन की डाल दें। मतलब इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, उनकी थोड़ी निजता है उसका भी ख्याल रखना चाहिए, है ना जी। और ऐसे ही होता है ना कि जब किसी के घर में शिशु का जन्म हुआ है, आप मिलने गए, आपने फोटो ले ली, ठीक है, फोटो तो पूछ के ही लीजिएगा क्योंकि बहुत नन्हा बच्चा है वो। हाँ। और फिर फोटो बिना पूछे अगर आप उसे सोशल मीडिया पे डाल देते तो वो भी थोड़ा सा ठीक नहीं है। लोग ठीक नहीं मानते कि अभी बच्चा छोटा है तो उसकी फोटो सब जगह ना डालें। और कभी कभी हो सकता है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को नहीं बताया हो, सिर्फ आपको बताया है, आप आए हैं। वैसे तो एक बात और बता दें कि यहाँ पर जरूर कहना चाहेंगे कि बहुत छोटे बच्चे की जिसके माता पिता हैं वो भी खुद भी ना लें और किसी को लेने भी न दें। प्यार बहुत आता है, अच्छा बहुत लगता है, लेकिन एक आध अपनी याद के लिए रख लें कि ये पहले दिन की फोटो है, दूसरे दिन की है, तीसरे दिन की है। लेकिन बहुत ज्यादा फोटो नहीं खींचना चाहिए कि वो, अब सच बात है कि एक तो अजूबा की तरह आ ही जाता है प्यार बहुत आता है, उसकी हर अदा जो होती है इतनी लुभावनी होती है कि लगता है कि बस एक एक पल की उसे करवट तो नहीं लेता, लेकिन जरा सा हाथ ऊपर किया तो हम खुश हो जाते हैं, जरा सा मुस्कुराया तो खुश, रो रहा है तो खुश, आंख खोल ली तो खुश, बंद कर लिया तो खुश, है ना। तो प्यार तो बहुत आता है, लेकिन थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए, है ना। नुकसानदेह है फोटो खींचना। और ये भी बात है कि अगर कोई किसी ने किसी कार्यक्रम के दौरान किसी महिला ने नृत्य कर दिया या फिर गाना गा दिया, तो उस वक्त भी आप उनसे बिना पूछे फोटो ना डालें, बिल्कुल, कि पता नहीं उनके घर में पसंद हो ना हो। हाँ, ऐसे ही हमारे एक साथी ने अपनी याद साझा की है। जी, हमारे एक साथी लिखते हैं कि परिवार में एक सगाई हुई, गिने चुने लोगों को बुलाया गया, किसी ने फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिया, कहीं से फोन धड़ाधड़ आने लगा तो मेजबान लड़की वाले ने हाथ जोड़कर विनती की कि प्लीज इन फोटो को शेयर नहीं कीजिएगा, हर लोगों की अपनी कुछ समस्या, कुछ प्रॉब्लम होती है। तो बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोग जो और ज्यादा परिवार जिनका बड़ा होता है, कहीं ना कहीं विरोध होता है, कुछ लोग नाराज होते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं, कभी नहीं बताना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। और वो ये भी नहीं बताना चाहते कि हमारी समस्या है ना। क्यों बताएं अनावश्यक रूप से, क्योंकि तो घर की बातें घर में रहे, घर की बातें में रहे तो अच्छा है। तो इन सब जो सोशल मीडिया वाला मामला है उसमें थोड़ा सा सजग रहें और थोड़ी सी कहना चाहिए गंभीरता रखें, परिपक्वता का अपने परिचय दें, है ना। उतावलापन न रखें तो अच्छा है। और हाँ, लेकिन अच्छे अच्छे व्यंजन बनाना हो तो जरूर उतावले रहिए, आप बने रहिए जी, और बने रहिए। क्या और जब आप बनाते हैं उस वक्त अगर आप चाहें तो लोगों से शेयर भी कर सकते हैं। ऐसा इतनी ज्यादा व्यंजन विधि है सोशल मीडिया पर कि लगता है पता नहीं कितना लोग बना रहे हैं और कितना बना के हमें दिखा रहे हैं। फिर तो लगता है कि बनाए ना, बस देखते ही रहें। चलेगा काम? देखते हैं खाना तो जरूरी है, पर वो जो हम भी बनाते हैं वही व्यंजन बनाते हैं, पर उनकी बनाने की स्टाइल कैसी है, साथ ही वे किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, ये बात भी देखने में बहुत आनंद आता है। हाँ, सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं और सबकी थोड़ी थोड़ी सी विधि अलग होती है, तो कहीं ना कहीं सीखने को तो मिलता है, ये बात सही है। लेकिन खुद हम क्या बनाते हैं ये हम बता दें। चाट कटोरी बनाते हैं, इसमें हमें मैदा चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, भरावन के लिए उबला हुआ आलू, प्याज और टमाटर, हरी मिर्च, नमक, चाट मसाला और खट्टी मीठी चटनी तो चाहिए ही। अगर एक आध चीज़ आप हटा भी सकते हैं। और हरी चटनी भी चाहिए, सेव चाहिए, नायलॉन सेव आता है वो भी आप ले सकते हैं और भुजिया सेव भी ले सकते हैं। मैदे में नमक मोइन डालकर कड़ा सा गूंथ लें, फिर उसको थोड़ी देर तक के लिए रख दें, वो सेट हो जाएगा। वैसे भी जब भी मठरी बनाएं तो पहले जब आटा बनाते हैं तो थोड़ा सा उसको रख दें, थोड़ी देर बाद ही बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। फिर एक क्या करेंगे कि छोटी छोटी कटोरी लेकर, हाँ,
लेकर उसको पहले बड़ी रोटी आप बेल लें, फिर उसके बाद कटोरी के इसके पिछले हिस्से से रोटी डालें उस पर, और दूसरी कटोरी रखकर उसे दबा दे। दें। जो कंगोरेदार छोटी छोटी कटोरियां आती है ना, हाँ। उसमें रोटी बेल के उसके पिछले हिस्से पर ऐसे डाल दे, दबा देंगे। हाँ, उसके ऊपर से दूसरी मोल्ड आते हैं जैसे कि ना, हाँ, वो वैसे मोल्ड जो होते हैं छोटे छोटे आते हैं, वो लेंगे। कंगूरे वाली जो कटोरियां आती हैं उसके पीछे इसको रख के उसका दूसरे से दबा देंगे तो वही शेप वो ले लेगी कटोरी जैसी। और फिर उसके बाद उसको थोड़ी देर रख के थोड़ा सूख जाए तो इसको तल लीजिए गरम गरम तेल में, और इस तरह से आपकी कटोरियां बन जाएगी। तो ये कटोरी भी घर में बनाएंगे तो भाई अच्छा रहेगा। अब इसमें क्या है, भरावन के लिए जो है आपको उसमें उबला हुआ जो आलू हमने बताया उसमें सब चीजें डालकर, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, नमक, चाट मसाला, खट्टी मीठी नहीं, चटनी तो नहीं डालेंगे, चाट मसाला आदि डालकर उसको भरावन में भर दीजिए। और फिर उसके बाद ऊपर से आप हरी चटनी, लाल चटनी, मतलब लाल चटनी खट्टी मीठी वाली डाल दीजिए। उसके बाद नायलॉन सेव डाल दीजिए, या भुजिया सेव डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। हरा धनिया डाल दीजिए। कुछ लोग जो है फाइन चॉप करके बहुत पतली पतली अदरक भी डालते हैं, उसका भी स्वाद बहुत अच्छा आता है, वो भी डाल सकते हैं आप। और इस तरह से चुकंदर भी डाल देते हैं, 1-2 स्लाइस उसके पतले पतले, बहुत बारीक लंबी सीख जैसा, तो वो भी बहुत सुंदर लगता है। उसको डाल दीजिए और सर्व करिए, खाइए, खिलाइए। चाय के साथ बहुत अच्छा लगेगा। चाय के साथ बहुत अच्छा लगेगा, कॉफी के साथ भी आप ले सकते हैं। जी। और अब ये मिक्स पराठा, ये जो व्यंजन है मिक्स पराठा, ये आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। इसके लिए सामग्री है आटा 1 कप, चीज कद्दूकस किया हुआ, सेव 1 कटोरी, और 1 प्याज, हरी मिर्च और तेल और नमक। इसके लिए रोटी का जो है आटा गूंथ कर एक बड़ी सी रोटी बनाएं, और बीच में से एक कट लगाना है उसको। बीच में से लेके तो किनारे तक पूरा। और जो उसके दाहिने बगल में अचार का मसाला लगा दे। उसके बाद में उसके आगे का जो चौथाई हिस्सा है उस पर चीज कद्दूकस करके बुरक दे। अच्छा। उसके अगले हिस्से में आप सेव और प्याज का मिश्रण डाल दीजिए, और जो एकदम हमारे बाएं तरफ है उसमें सिर्फ तेल लगा दे। अच्छा। और उसे बस यूं ऐसे उठा के फोल्ड करते जाना है कि पहले अचार मसाला जो लगाया है वो हिस्सा उठा के चीज पर लगाना है, फिर चीज वाला हिस्सा जो उठा के आगे जो ये दोनों तो चिपक गया ना। देखो पहले 2 वाला जो है वो चीज पे चला गया, अब आपके पास फिर आटा आ गया पीछे की तरफ। और फिर उसको पलट देंगे सेव के ऊपर। फिर इधर जो हमने इधर के हिस्से खाली रखा है, खाली रखा था, उसको पूरा तो ऐसे त्रिकोणी एक तैयार हो जाएगा, तिकोना तैयार हो जाएगा। हाँ, अब उसको है आटे की सहायता से उसे बड़ा करना है। या तो आप उसका तिकोना बना लें, या फिर उसे गोल भी बना सकते हैं, और उसे गर्म तवे पर बटर लगाकर सेक दे, और ये गरम गरम खा सकते हैं, चाय के साथ, कॉफी के साथ खा सकते हैं, या फिर बच्चों को आप टिफिन में भी दे सकते हैं। और इसमें जो आपने जो अंदर भरावन है डाले हैं, वो चीज के बदले अगर आप चीज नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो पनीर डाल सकते हैं। और अगर क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहते, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे और आपको तो पसंद है, पर अगर किसी को ना पसंद हो, चीज ना पसंद हो, तो उसमें पनीर डाल सकते, यानी भरावन आप उसमें अलग अलग डाल सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि 2 हिस्से हमें खाली रखना है, नहीं तो फिर पलटते वक्त तकलीफ मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल सही है। और ये बिल्कुल हमें लगता है जैसे सुहाल मिलता था ना, वो तिकोना जैसा, वो तिकोना भी बोलते हैं बहुत सारी जगह, उस तरीके का शेप आएगा, लेकिन अंदर अलग अलग लेयर में अलग अलग चीजें भरी हुई हैं, उनका स्वाद बिल्कुल अलग होगा। हमारे साथी लिख रहे हैं कि अभी मैं रसोई घर में हूँ और बेसन की बर्फी बना रही हूँ मलाई से निकले हुए मेवा से, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और एक साथी लिख रही है कि आज फेसबुक पर मैंने दाल ढोकली, दाल में का दूल्हा, जिसे हमारे प्रांत में दाल पिट्ठी भी बोला जाता है, किसी ने शेयर किया। व्यंजन तो वही है पर नाम दाल में का दूल्हा मुझे बहुत अच्छा लगा। दूल्हे को डायरेक्ट दाल में डाल। हाँ भाई देखो, ऐसा है कि ये तो मनोरंजन की बात हो गई, तो एक गीत सुनते हैं फिर आगे चलते हैं ना। जी। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल
सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तो भाई जो गीत है शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत, जीवन का बहुत बड़ा सबक ये हमें सिखाता है, दिखाता है कि कैसे रहना चाहिए हमको, है ना। और यही तो है ना कि जब जैसे हम सीखते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों से सीखते हैं, वैसे अपनाते हैं और बच्चों को भी वही संस्कार दे जाते हैं। बिल्कुल दे जाते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे अपने आप सीखते भी रहते हैं। तो बातें तो बहुत सारी हैं, और जब अभी तो कार्यक्रम में हमें लगता है कि एक दो व्यंजन और बताएं, क्योंकि बहुत सारे बताना चाह रहे हैं। वैसे तो अभी इंस्टेंट की बात चल रही है, तो जैसे पराठा ही है, बहुत तरीके से बनता है। आप सिर्फ बड़ी सी रोटी बेल लीजिए और उसमें केवल अचार का जो मसाला बचा होता है सिर्फ उसको ऐसे फैला लें। तो कभी नींबू का या आम के अचार का है या लाल मिर्च का है तो ऐसे ही नींबू का पराठा उसको बोलेंगे, आप लाल मिर्च का पराठा बोलेंगे। उसका मसाला अच्छे से लगा दीजिए और उसको अपने हिसाब से परत लगा लें। चाहे तो आप जैसे पंखे हम लोग बनाते थे वैसे तो नहीं, लेकिन रोल करके फिर उसको गोल बना के वैसे भी बना सकते हैं। हाँ, लच्छा पराठे जैसा। और या तो फिर जैसे कि सिंपल होता है कि आधा पलटा फिर आधा पलटा, यानी तिकोना बन गया, फिर बेल कर आपने उसको बना लिया। लेकिन सारी परत में जब आप एक बार आधा पलटते हैं तो भी परथन जरूर लगाएं, यानी आटा जरूर लगाएं, तो उससे बहुत अच्छा फूलता है पराठा। और परतें जो होती है परतें अलग अलग हो जाती हैं जी। तो इसमें क्या है कि ये जो अचार के मसाले के अलावा क्या होता है कि अगर आपको तुरंत कोई और भरा हुआ पराठा बनाना है और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा अलग बनाना चाहते हैं, तो चना जो मिलता है, चना जो हम लोग मुरमुरे में डालते हैं, लैया में डालते हैं, भुना हुआ जो चना होता है, बिना छिलके वाला या आधे छिलके वाले जो होते हैं, उनको आप ले लीजिए और उसको एक मिक्सी में 2 मिनट लगेगा, पीस लीजिए उसको। और उसमें नमक, अजवाइन, हरे मिर्च, अदरक वगैरह डाल लीजिए, थोड़ा सा तेल डाल लीजिए और उसको भर लीजिए पराठे में और पराठा बना लीजिए। ऐसे ही परत बना के पतला ही लेयर लगाना है, ऐसा नहीं कि आलू की तरह नहीं भरना है। एक पे पूरा रोटी बेल के उस पे लगा लीजिए, हल्का सा पहले बेलन चला लें ताकि उसमें चिपक जाए, और फिर परत लगा लीजिए उसको और उसका बेल कर अब सेक लीजिए। तो बहुत टेस्टी पराठा बनेगा। और ऐसे ही पराठे के साथ में अगर हम मिल्क शेक बना लिया, जैसे केला है, फिर 2 खजूर है, फिर 4 बादाम है, 2 काजू है और थोड़ा शहद डाल दे, इसमें शक्कर डालने की जरूरत नहीं है। और इन सबको मिक्सी में से चला ले और फिर उसमें क्या 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 केला, फिर खजूर, बादाम, काजू और उसमें शहद डाल दो और इन सबको मिक्सी में से चला लो।
तो गाढ़ा दूध होगा, तो ये बच्चों को ये पराठा दे दिया और ये शेक दे दिया, मिल्क शेक दे दिया, तो तो शेक का हमको नहीं मिलेगा क्या? बच्चों को दे दिया बस तुरंत। देखिए भाई, केला है भाई, उसमें बादाम है, अगर आपको डॉक्टर ने मना किया होगा तो हम नहीं जानते। नहीं जानते, लेकिन दे देंगे हम आपको। कहने का तात्पर्य जी हाँ, है बिल्कुल। कि- डायबिटिक अगर है तो आपको ध्यान रखना होगा। बच्चों को कुछ भी दिया जा सकता है, अभी बढ़ती उम्र है, ये खा सकते हैं। नहीं, हम भी खा सकते हैं, थोड़ा सीमित मात्रा में जी खाएं। हाँ, कि बिल्कुल। पहले पराठा खा लिया, फिर 2-3 घंटे बाद में वो शेक पी लिया, तो जी ठीक हाँ, है। यानी कि ये अलग अलग डाइट हो जाएगी दो। हाँ, तो यानी फिर 2 समय में आप ले लेंगे। हाँ, पर ये बहुत पौष्टिक, और इस तरह से अगर हम खाना खाएंगे तो वैसे ही रोज रोज का खाना, रोज दाल चावल सब्जी रोटी खा के जब ऊब जाते हैं, तो इस तरह से कुछ जब अलग बनाते हैं तो वो एक अलग ही आनंद दे जाते हैं ना। आनंद दे जाता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप आनंद में रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, आपका यूं ही मनोरंजन होता रहे। रोज विविध भारती से जुड़ते रहिए। बिल्कुल जुड़े हुए हमारे साथी, तो इसी तरह से प्यार बनाए रखिए। और आप सभी को सोनाली पाठक और बुआ का नमस्कार। नमस्कार।